नमस्कार दोस्तों, मैं बादल वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आईएएस पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीडीपी के बारे में। तो दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं जीडीपी शब्द को तो सुना ही होगा, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स में तो देखा ही होगा कि आखिर ये जीडीपी है क्या। तो आप लोग देखते होंगे कि जीडीपी इतने प्रतिशत जो है वो इंक्रीज़ हो गया, या जीडीपी इतने प्रतिशत डिक्रीज़ हो गया, या इस देश की जीडीपी इतनी है। तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, परंतु आपको इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता होगा कि आखिर ये जीडीपी है क्या। तो आज की इस वीडियो में हम ये सभी तमाम जो बातें हैं वो करेंगे। आखिर ये जीडीपी होता क्या है, जीडीपी के क्या घटक होते हैं, जीडीपी के कितने प्रकार होते हैं, और जीडीपी की गणना किस तरीके से की जाती है, और आर्थिक विकास में इसका क्या योगदान रहता है, और वर्तमान समय की स्थिति क्या है जीडीपी की हमारे देश में। और बात करेंगे कि आखिर कोविड-19 जैसी महामारी के बीच संपूर्ण विश्व में जो भारत की जीडीपी है वो 23.9% जो है वो दर्ज की गई। और वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो चीन की जो जीडीपी है वो 3% की ग्रोथ रेट जो है वो दर्ज की गई। तो आखिर ऐसे में जो भारत की स्थिति रही 23.9 की, आखिर वो इतनी ज़्यादा डिक्रीज़ क्यों रही, और चीन की इतनी इंक्रीज़ क्यों रही। तो ये सभी जो तमाम बातें हैं हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहले हम जीडीपी को जानने से पहले हम थोड़ा सा बेस बना लेते हैं, जिससे आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियरली समझ में आ जाए कि आखिर हम किस तरीके से जो है बात करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, कहीं ना कहीं तो एक तरीके से आपकी सोच भी रही होगी, जो हमारी कंट्री है इंडिया, और दूसरी ओर काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रियां हैं लाइक दैट पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, और अमेरिका हो गया, यूएसएसआर हो गया, यानी कि जितने भी विकासशील और विकसित देश हैं, तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो विकास करे। तो कोई भी देश क्यों चाहता है कि हमारा देश विकास करे? वो अपनी जनता के लिए जो है विकास चाहता है। तो अपनी जनता के लिए अगर विकास चाहता है तो विकास किस तरीके से होता है? तो कुछ मूलभूत सुविधाओं पर, यानी कि अगर कुछ मूलभूत सुविधाएं होती है, अगर जिन पर सरकार काम करे, तो कोई भी देश जो है वो आसानी से विकसित हो सकता है। तो वो कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं होती हैं? देखिए, तो खाद्य, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, स्वच्छता, शिक्षा, चिकित्सा और जीवन प्रत्यास्थता। तो इन मूलभूत सुविधाओं पर अगर सरकार काम करे तो कोई भी देश आसानी से विकसित हो सकता है, यानी कि वो डेवलपिंग कंट्री बन सकता है। ऑलराइट, अब आप मान लीजिए, अगर आप कोई खाने पीने की वस्तुएं जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो किसी ना किसी कंपनी का है। अगर आप देखिए, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, या फ़ोन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, या घर में CFL का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो भी किसी ना किसी कंपनी में बनी हुई होगी। तो इसका मतलब है कि जितनी हमारी चारों ओर की वस्तुएं हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो किसी ना किसी कंपनी में बनी होगी। तो इसका क्या मतलब हो गया? तो यानी कि जितनी भी हमारी चारों ओर चीज़ें होती हैं वो किसी ना किसी कंपनी में बनी है, जिसके पीछे एक इंडस्ट्री काम कर रही है। क्या काम कर रही है? एक इंडस्ट्री। तो अगर हम देखें तो कुछ मूलभूत सुविधाओं को न विकसित करके अगर देश में उद्योगों को विकसित कर दिया जाए तो क्या होगा? तो जो जनता का स्तर है वो तो वैसे ही बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? अब देखिए, मान लीजिए कि अगर हमारे भारत देश में उद्योगों को विकसित कर दिया जाए। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब चीन में आपने देखा होगा कि ई-व्हीकल्स का आज के समय में काफ़ी ज़्यादा जो है वो उपयोग किया जा रहा है, परंतु भारत में क्या है कि पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स पर एक तरीके से उपयोग किया जा रहा है। तो एक तरीके से जो चीन है वो एडवांस चल रहा है भारत से कहीं ना कहीं। अब देखिए, तो पेट्रोल को आपको पता ही होगा, तो पेट्रोल जो हम परचेजिंग करते हैं वो यूरोपीय देशों से करते हैं। ऑलराइट, तो यूरोपीय देशों से जब हम किसी चीज़ को परचेज करते हैं तो उसमें होता क्या है, जो हमारा एक तरीके से मुद्रा भंडारण होता है वो एक तरीके से वो कमज़ोर पड़ जाता है। ऑलराइट, तो देखिए, अगर इसी तरीके से उद्योगों को विकसित कर दिया जाए तो हमारे देश में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का भी विकास होगा, और कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी को भी ख़त्म किया जा सकेगा, और हमारा देश जो है वो विकसित बन जाएगा। तो देखिए, तो देश में कहीं ना कहीं
ये जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा काम आती है। यानी कि अगर उद्योगों को विकसित कर दिया जाए तो उद्योगों के विकसित करने से बेरोजगारी को ख़त्म किया जा सकता है। दूसरी ओर टेक्नोलॉजी को एक तरीके से विकसित किया जा सकता है और कई सारे जो एक तरीके से, जैसे हम वैश्वीकरण के अगर आपने बारे में पढ़ा हो तो वैश्वीकरण की पद्धति को जो है वो लागू किया जा सकता है पूर्ण तरीके से। अब बात करते हैं हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की। अब जैसे कि हमने जाना कि हर देश जो है वो अपनी जनता के लिए विकास करना चाहता है। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बचेगा तो हम उसका क्या करेंगे, बाहर विदेशों में उसको बेच देंगे। तो जो बेचते हैं, बेचने को हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं, और ख़रीदने को क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। अगर हम किसी देश से कुछ खरीदते हैं उसको इंपोर्ट, और अगर किसी देश को बेचते हैं तो उसको एक्सपोर्ट। तो कोई भी देश क्या करना चाहता है, तो एक्सपोर्ट करना चाहता है। वो क्यों करना चाहता है, देखिए, मान लीजिए कि आज हमारे देश से मान लीजिए किसी हमारे देश में किसी चीज़ को एक तरीके से उत्पादित किया गया और उसे अमेरिका, रूस और इटली, जर्मनी को बेच दिया गया। तो उसमें क्या होगा, एक तरीके से जो हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है, वो प्रोडक्ट की डिमांड वर्ल्ड क्लास पर, एक तरीके से वर्ल्ड लेवल पर बढ़ेगी। अब जब वर्ल्ड लेवल पर बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे तो एक तरीके से डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ेगी तो जो कंपनी है, तो कंपनी में एक तरीके से लेबर्स का काम बढ़ेगा, जिससे बेरोजगारी भी ख़त्म होगी। तो ये तो आपने चीज़ समझ ली कि किसी ना किसी भी देश के लिए, यानी कि सभी देशों के लिए निर्यात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है इंपोर्ट से। यानी कि अगर हमारे देश का निर्यात ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश की जो जीडीपी है वो सबसे ज़्यादा अधिक होगी। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं एक ऐतिहासिक घटना की। तो देखिए, यह घटना जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति पर है। तो आप लोगों को पता ही होगा, जो प्रथम विश्व युद्ध है वो सन 1914 को जो है वो स्टार्ट हुआ था और सन 1918 को वो समाप्त हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ क्या था कि पूरे विश्व में एक इन्फ्लेशन का दौर आ गया था, यानी कि एक तरीके से आर्थिक जो है वो मंदी आ गई थी और बहुत सारे जो देश हैं वो पिछड़ गए थे आर्थिक रूप से। तो आर्थिक रूप से ही क्या, देखिए, जब कभी भी एक तरीके से इस तरीके की सिचुएशन आती है युद्ध की, तो उसमें होता क्या है कि सभी देश जो हैं वो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे में हुआ क्या था कि जब पूरे देश में इन्फ्लेशन का दौर चल रहा था, तो धीरे धीरे जो देश थे उनको संभलने के लिए उन्हें क्या हुआ था, कम से कम 10 साल का वक्त जो था वो लग गया था। तो आर्थिक मंदी कब आई थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1930 में। तो 1930 में बहुत भयानक आर्थिक मंदी आई थी। उसके बाद 1940 तक देशों ने स्टैंड करना शुरू किया। जब देशों ने स्टैंड करना शुरू किया तो कुछ विचारकों के मन में विचार आया। तो किस तरीके का विचार आया कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे किसी भी देश के विकास के बारे में पता किया जा सकता है। लाइक दैट, जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको भी अपने बिजनेस को लेकर कहीं ना कहीं ये विचार रहता होगा कि हमारा व्यापार ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब देशों ने इस बारे में सोचना शुरू किया तो उस समय के जो बैंक हुआ करते थे, तो उस समय के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे, तो उन्होंने ये जिम्मा ले लिया कि किसी भी देश का आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कौन बताएगा, वो बैंकिंग कंपनियां बताएंगी या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बताएंगे। तो देखिए, तो उस समय एक तरीके से किसी भी देश के आर्थिक विकास का पता जो बताता था वो कौन बताता था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बताते थे। ये बात तो क्लियर हो गई। तो देखिए, उसी दौरान एक इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमिस्ट का मतलब आपको पता ही होगा, एक अर्थशास्त्री थे। कहाँ के थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, यानी कि अमेरिका के वो रहने वाले थे। तो उस देश के आर्थिक विकासों को पता किया जा सकने वाले एक नियम को एक नई पहचान दी, जिसे जीडीपी कहा गया। तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो इसे ये नाम जो था वो दे दिया गया। तो देखिए, यहाँ से आपका एक तरीके से आपको ये पता चल गया कि जीडीपी जो शब्द था वो कहाँ से आया। तो कहाँ से आया, यूएसए के एक इकोनॉमिस्ट थे साइमन, जिन्होंने ये जीडीपी जो था वो शब्द दिया। अब बात करते हैं, तो जीडीपी के माध्यम से इसकी मदद से किसी भी देश के आर्थिक विकास का पता लगाया जा सकता है। तो जीडीपी के माध्यम से क्या किया जा सकता है, किसी भी देश के आर्थिक विकास का पता लगाया जा सकता है। अब देखिए, जो साइमन थे वो तो अमेरिका के थे, तो
अब इनकी बात को आखिर सभी देश क्यों फॉलो करें? एक तरीके से भारत भी है, जर्मनी भी है, यूएसएसआर भी है, तो कई सारे विकसित और विकासशील देश हैं, तो इनकी बातों को एक तरीके से क्यों एक तरीके से फॉलो करें? तो देखिए, तो ये बात जब की है, तो इससे पहले तो आपको पता ही होगा कि एक तरीके से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे, जो बैंकिंग कंपनियां थी, वही जैसे मन चाहे, जैसे मर्जी चाहे वैसे ही आर्थिक विकास का पता करते थे। पर साइमन के इस नियम के बाद 1945 में जब वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई तो आईएमएफ आ गया था, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और जब आईएमएफ आ गया और जब आईएमएफ ने साइमन के इस नियम को सपोर्ट कर दिया, तो बस जीडीपी शब्द जो है वहीं से ही चर्चित हो गया। कहाँ से चर्चित हो गया? आईएमएफ से ही चर्चित हो गया। तो देखिए, तो साइमन ने इसका इस्तेमाल कब किया? अमेरिका में 1935 से लेकर 1944 तक, और पूरे विश्व ने इस नियम को लागू कब किया? 1945 से आज तक, वर्तमान तक। तो ये जो नियम है आज तक ये लागू किया जाता है। तो देखिए, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि जो जीडीपी था उसका एक तरीके से क्या ऐतिहासिक इसकी घटना रही, जीडीपी शब्द को किस तरीके से लाया गया, और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपने समझ ही लिया। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ और भी बता दूं, ये भी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास के पहिए कहे जाते हैं। पहिए क्यों कहे जाते हैं? तो मान लीजिए अगर हमारे देश का एक तरीके से निर्यात ज़्यादा होगा तो हमारा देश जो है एक तरीके से वो ग्रो करेगा, यानी कि हमारे जो देश की जीडीपी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारे विदेशी जो भंडारण है, एक तरीके से विदेशी मुद्रा है, तो उसमें एक तरीके से कमी आएगी। ऑलराइट, ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब हम बात करते हैं जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी आखिर होती क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखिए, तो एक वर्ष के भीतर एक देश में उसकी सीमा के अंदर जितनी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसका कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। तो ये चीज़ आपके क्लियर हो गई कि एक वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर जितनी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसका कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। तो अब आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि वस्तुएं और सेवाएं आखिर होती क्या है। तो खैर, इस बात को छोड़िए, पहले ये समझिए। मानकर चलिए भारत देश में 2019 में केवल 3 स्मार्टफोनों को ही बनाया गया और कुछ नहीं बनाया गया, ये मान लीजिए। तो इसमें अगर आप देखें तो कुल स्मार्टफोन की कीमत क्या होगी? मान लीजिए कि एक स्मार्टफोन की कीमत 1000 रुपये रखी गई और वहीं 3 स्मार्टफोनों को बनाया गया, तो 1000 × 3 अगर आप करेंगे तो 3010 रुपीज़ आपका आ जाएगा। बस यही है भारत की जीडीपी। देखिए कितना आसान था। तो इसी तरह से जब हम सभी वस्तुओं और सेवाओं को जोड़ दिया जाता है तो इसे ही भारत की जीडीपी कहा जाता है। अब आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये बन रहा होगा कि आखिर सर, भारत में तो कई विदेशी कंपनियां भी काम करती है, कई विदेशी कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो बना रही है, तो ऐसे में कैसे क्या करें? तो भारत की जीडीपी का हिस्सा होगी या नहीं होगी? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ जीडीपी, यानी कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आपको बताया गया है कि एक देश में एक वर्ष में हो रहे कुल सेवाओं और उत्पादन के जोड़ को किसी देश की जीडीपी कहा जाता है। तो ये आपकी चीज़ क्लियर हो गई, यानी कि आपको इससे ये चीज़ जो है पता चल गया कि भारत के अंदर जो भी वस्तुएं और सेवाएं का उत्पादन किया जा रहा है तो वो क्या है, भारत की जीडीपी में काउंट होगी। तो ये चीज़ आपके क्लियर हो गई। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब आपका ये भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर, देश तो बहुत बड़ा है, कोई इसमें लैपटॉप बना रहा है, कोई CFL बना रहा है, कोई कंपनी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है तो कोई कुछ बना रहा है, या कोई किताब बना रहा है वो भी किसी ना किसी कंपनी में बन रही है, कोई सेवाओं का आदान प्रदान कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। तो सर, इतने बड़े देश में आखिर इन वस्तुओं और सेवाओं को कैसे काउंट किया जाता होगा? तो देखिए, तो इनको काउंट करने के लिए जीडीपी ने 3 घटकों को बांटा गया है। तो जीडीपी को कितने घटकों में बांटा गया है? 3 घटकों में। तो लाइक दैट, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। बस ये आपको छोटी सी चीज़ याद रखनी है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में तो सभी जितनी कृषि से रिलेटेड हमारी चीज़ें होती हैं उसको प्राथमिक क्षेत्र में रख दिया। द्वितीयक क्षेत्र में हमारे जितने भी भारत के अंदर उद्योग हो रहे हैं उनको रख दिया, और तृतीयक क्षेत्र में हमारी जितनी भी सेवाएं हैं उन चीज़ों को रख दिया। बस यहीं से ही हमारी जो है वो जीडीपी निकल करके आ जाती है। तो यानी कि अगर मैं कहूँ
कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को अगर कुल योग कर दिया जाए तो वही जीडीपी कहलाता है। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि जीडीपी किसी देश की आर्थिक विकास का संकेतक होती है। अब आप बता सकते हैं कि किसी भी देश में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आपको ये बात हमेशा याद रही कि आखिर जीडीपी होती क्या है। तो देखिए, आपको एक याद रखने योग्य बात भी मैं बता देता हूँ कि जीडीपी में हमेशा एक तरीके से फिनिश गुड्स ही काउंट किए जाते हैं, यानी कि अंतिम उत्पादन ही काउंट किए जाते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी जो है एक मार्कर की कैप बना रही है और एक जो है वो रिफिल बना रही है, तो आप ये तो समझ लीजिए कि आप कैप नहीं लोगे। या मान लीजिए कि कोई कंपनी एक तरीके से कपड़ा बना रही है, कोई कंपनी उस कपड़े के लिए एक तरीके से उससे शर्ट बनने वाली है, तो शर्ट के लिए बटन बना रही है, तो आप उसको बटन को तो नहीं लोगे, यानी कि पूरा एक तरीके से फिनिश गुड्स लोगे, यानी कि अंतिम उत्पाद। तो अंतिम उत्पाद को ही केवल जीडीपी के अंदर काउंट किया जाता है। ये चीज़ भी आपके क्लियर हो गई। तो अब हम बात करते हैं जीडीपी की प्रतिशतता ज्ञात करना। आखिर जीडीपी को किस तरीके से आखिर जीडीपी को किस तरीके से मान लीजिए कि 2017 में केवल 3 ही एक तरीके से स्मार्टफोन बनाए गए थे, जिनका हमने मूल्य देखा था कि पर स्मार्टफोन का जो मूल्य होगा वो 1000 रुपीज़ होगा। तो इसके हिसाब से 3 स्मार्टफोन का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 3000 रुपये। अब वहीं दूसरी ओर सन 2018 में 2 ही स्मार्टफोन बनाए गए, परंतु उस समय क्या था, एक तरीके से इन्फ्लेशन का दौर था, आर्थिक मंदी से लोग जूझ रहे थे। तो उसमें जो 100 रुपये की कीमत बढ़ के उस स्मार्टफोन की जो कीमत थी वो 150 रुपये हो गई, 1500 रुपये हो गई। तो ऐसे में स्मार्टफोन की टोटल कीमत क्या हुई, तो 1500 इंटू 2 यानी कि टोटल हो गया 3000 रुपीज़। तो ऐसे में 2017 में भी 3000 रुपये थी और 2018 में भी 3000 रुपये थी। अब आप ये बताइए कि जो भारत की जीडीपी है वो स्थिर है या नहीं है, या एक तरीके से जीडीपी बढ़ी या घटी। तो देखिए, इसमें सबसे पहली बात, अब आपने देखा कि 2017 में तो 3 स्मार्टफोनों को एक तरीके से बनाया गया था, यानी कि एक तरीके से हमारे देश में इस चीज़ का प्रोडक्शन किया गया था। परंतु दूसरी ओर अगर देखा जाए तो 2018 में क्या किया गया था कि 2 ही स्मार्टफोन को एक तरीके से प्रोड्यूस किया गया। तो ऐसे में अगर देखें तो जो ये वैल्यू है 2018 में एक तरीके से 1500 रुपये की एक स्मार्टफोन की, तो ये नॉमिनल है, एक तरीके से नाम मात्र है। तो क्यों है, एक तरीके से आर्थिक मंदी की वजह से, महंगाई की वजह से ये बढ़ी है। तो इसे जो है स्थिर नहीं कहा जाएगा, एक तरीके से जो हमारे देश का विकास है वो नहीं हुआ है। तो देखिए, तो अब आपको पता ही होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने एक नाम सुना होगा, जो कहता है कि महंगाई के आधार पर नहीं, बिना महंगाई के आधार पर देश की अंतर्गत एक तरीके से स्थिति बताओ। तो यानी कि किसी भी वस्तु की बिना महंगाई के आधार पर स्थिति बताओ, तो वो तब मानेगा उस चीज़ को कि हाँ जो देश है वो विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए, तो उसका नाम क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, उसे सीएसओ कहते हैं। तो देखिए, तो सीएसओ ने कहा कि 2011-12 आधार वर्ष जो है वो होगा, यानी कि 2011 से लेकर 12 के आधार वर्ष को मानकर ही किसी वस्तु की कीमत का एक तरीके से अंदाजा जो है वो लगाया जाएगा। तो कौन सा वर्ष चल रहा है आप लोगों को ये भी पता होगा कि आज के समय में देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आधार वर्ष को लेकर के, यानी कि बेस ईयर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि हमने 2011-12 पढ़ा था, 12-11 पढ़ा था, या 10-11 पढ़ा था, या 11-12 पढ़ा था, जो भी है। तो देखिए, आज वर्तमान समय में 2011-12 जो है वो आधार वर्ष चल रहा है। तो देखिए, तो जो हर एक वस्तु का दाम तय करता है, जैसे मानकर चलिए कि सीएसओ ने 2011-12 आधार वर्ष के अकॉर्डिंग किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो एक तरीके से 100 रुपये रखी। तो इसका मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन की वजह से किसी वस्तु की कीमत 150 हो जाती है, तो ये माना जाएगा कि वे जो 150 रुपये कीमत है उस वस्तु की वो अवास्तविक है, एक तरीके से नॉमिनल है, वो रियल नहीं है। तो यानी कि सीएसओ के अकॉर्डिंग अगर आधार वर्ष के मुताबिक उस वस्तु की कीमत बढ़ रही है या प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसी के आधार पर एक तरीके से जो सीएसओ है वो अपनी रिपोर्ट देगा। देन उसी रिपोर्ट के मुताबिक वो बताएगा कि कोई देश विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई देश अपना आर्थिक विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए,
अब CSO के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जो CSO है ये हमारे इंडिया में एक तरीके से सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, जो साल में 4 बार एक तरीके से GDP के आंकड़े तय करता है। इसको हम एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि जैसे हम सब स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो क्या होता था, तिमाही के हमारे एग्ज़ाम होते थे, टेस्ट वगैरह होते थे, फिर हमारे छमाही में एग्जामिनेशंस होते थे, फिर हमारे एनुअल एग्ज़ाम होते थे। तो हमें एक मार्कशीट मिलती थी, उसमें हमें देखने को मिलता था कि हमने तिमाही में गणित में इतना स्कोर किया या साइंस में इतना स्कोर किया। तो हमें एक तरीके से पता चल जाता था कि हमने तिमाही में अगर मैथ्स में कम स्कोर किया तो हमें मैथ्स में, यानी कि मैथ्स में उस विषय में अधिक मेहनत करनी है, या दूसरे सब्जेक्ट में हमें अधिक मेहनत करनी है। तो एक तरीके से हम GDP को, पूरी GDP को एक मार्कशीट के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। तो देखिए, तो आज वर्तमान समय में जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021 ये जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, यानी कि वित्तीय वर्ष। तो ऐसे में CSO 4 बार जो है वो अपने आंकड़े तय करता है। तो कब से कब करता है, तो आपको पता ही होगा जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। कब से लेकर कब तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। और CSO अपने 3-3 महीनों में कब कब आंकड़े अपने तय करता है, तो देखिए ये भी जान लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पर इसको नोट भी करके रख लीजिए। क्या, क्योंकि अगर आप किसी से भी ये क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत कम लोगों को इस चीज़ की जानकारी होगी। तो देखिए, तो पहला जो क्वार्टर होता है, तो पहला क्वार्टर CSO के द्वारा जो तय किया जाता है वो 1 अप्रैल से लेकर जो जून है उस तक चलता है, यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक, यानी कि 3 महीना हो गया, अप्रैल मई जून। तो जून तक ही हमारा एक तरीके से पहला क्वार्टर चलता है। देन उसके बाद जुलाई से लेकर सितंबर तक हमारा ये दूसरा क्वार्टर चलता है, जब दूसरे क्वार्टर में CSO दूसरे क्वार्टर के लिए GDP जो है वो दर्ज करता है। फिर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ही हमारा चलता है, फिर जनवरी से लेकर मार्च तक चलता है। तो हमारे 4 क्वार्टर जो है पूरे फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट यहाँ पर हो जाते हैं। अब आखिर CSO एक साल में 4 बार एक तरीके से जो आर्थिक रूप से ये आंकड़े तय क्यों करता है, तो देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए जैसा वर्तमान समय की स्थिति अगर देखी जाए तो अप्रैल से लेकर जून तक के जो आंकड़े हैं वो तय किए गए। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 23.9% जो हमारी भारत की GDP है वो माइनस हो गई, एक तरीके से गिर गई, धड़ाम से नीचे गिर गई। तो ऐसे में क्या हुआ, तो अब देखिए, तो ऐसे में अब हम लोगों को पता चल गया कि कौन कौन से सेक्टर में हमारी जो GDP है वो एक तरीके से गिरी। तो ऐसे में सरकार क्या करेगी, तो सरकार और ज़्यादा मेहनत करेगी, और ज़्यादा एक तरीके से उस चीज़ को जिस सेक्टर में हम एक तरीके से माइनस रहे तो उस चीज़ को प्लस करने की कोशिश करेगी। ऑलराइट, तो ऐसे में क्या होगा, तो हमारे पास यानी कि अवसर है GDP को एक तरीके से इंक्रीज़ करने के लिए। तो आखिर में इस चीज़ को और भी ज़्यादा क्लियर करूँगा। ऑलराइट, तो अब आप लोगों ने ये चीज़ जान ही ली है कि CSO क्या होता है और CSO किस तरीके से जो GDP के आंकड़े हैं वो किस तरीके से आंकड़े तय करता है। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं GDP आखिर प्रकार की कितनी होती है, यानी कि GDP के कितने प्रकार होते हैं। तो हाउ मैनी काइंड्स ऑफ गुड्स, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ GDP। तो देखिए, तो GDP जो है वो 2 प्रकार की होती है, तो रियल और नॉमिनल। तो रियल GDP किसे कहा जाता है, तो CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जिस समय आधार वर्ष में किसी वस्तु का जो मूल्य होता है, जो तय किया गया मूल्य है, और उसका गुणा जब प्रोडक्शन में किया जाता है तो इसे ही रियल GDP कहते हैं। ये बात आपके समझ आ गई कि यानी कि एक तरीके से जो आधार वर्ष के अकॉर्डिंग CSO के द्वारा तय किया गया मूल्य है और उसमें जब प्रोडक्शन की गुणा की जाती है तो जो रियल एक तरीके से वैल्यू निकल के आती है उसे ही हम GDP कहते हैं। और नॉमिनल किसे कहते हैं, जो महंगाई से प्रभावित है, जो मार्केटिंग से प्रभावित है, और जो एक तरीके से वो आंकड़े तय किए गए हैं, जो 150 वाला मैंने अभी आपको बताया, तो उसे कहा जाता है नॉमिनल, यानी कि नाम मात्र, जो इन्फ्लेशन की वजह से है। तो ये आपकी चीज़ क्लियर हो गई कि GDP आखिर प्रकार की कितनी होती है। तो अब हम बात करते हैं GDP को मापने का तरीका, या GDP की गणना किस तरीके से करते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 2019 में एक तरीके से जो GDP के आंकड़े रहे थे वो 5.8 के रहे थे, फिर 2019 में एक तरीके से फिर से घटने लगे। ऑलराइट, तो इसी चीज़ को हम देखते हैं कि किस तरीके से गणना आखिर की कैसे जाती है, यानी कि 5% आखिर बताया कैसे। तो देखिए, तो GDP की गणना किस तरीके से होती है, तो 2 तरीके से होती है, तो कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस।
तो कांस्टेंट प्राइस तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू बेस ईयर, यानी कि आधार वर्ष के अकॉर्डिंग जो महंगाई से प्रभावित न हो, उसे बेस ईयर के मुताबिक, यानी कि उसी बेस ईयर के मुताबिक जो वैल्यू किसी वस्तु की है तो उसे कांस्टेंट प्राइस कहा जाता है। और करंट प्राइस उसे कहा जाता है जो इन्फ्लेशन के द्वारा, यानी कि जो अकॉर्डिंग टू करंट प्राइस, यानी कि जो बढ़ी हुई है, यानी कि जो किसी भी वस्तु की जो वैल्यू है वो महंगाई के द्वारा, आर्थिक मंदी के द्वारा बढ़ी हुई है, उसे जो कहा जाता है वो करंट प्राइस कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए बढ़ने का घटने का एक तरीके से मतलब क्या होता है, ये भी चीज़ हम एक तरीके से क्लियर कर लेते हैं। तो अच्छा आप एक चीज़ बताइए, अच्छा मान लीजिए कि भारत की जीडीपी जो है एक तरीके से आज वर्तमान समय में घट गई, तो ऐसे में क्या प्रभाव पड़ेंगे हमारे देश पर। तो देखिए, तो जीडीपी जब हमारी घटती है तो उससे क्या होता है, एक तरीके से बेरोजगारी जो है वो बढ़ती है। फिर दूसरा, जो हमारे वैश्विक लेवल पर एक तरीके से जो फॉरेन, यानी कि एक तरीके से जो बाहर की विदेशी कंपनियां निवेश हमारे देश में करना चाहती है तो वो निवेश नहीं करेगी, वो कहेगी कि ये तो बेकार देश है, यहाँ पर तो एक तरीके से कोई विकास जैसी चीज़ ही नहीं है, तो आखिर हम इस देश में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। और वहीं अगर हमारी देश की जीडीपी सभी देश को पछाड़ते हुए 7 पर चली जाए, 8 पर चली जाए, 9 पर चली जाए, 10 पर चली जाए, तो यानी कि जितना हाई लेवल पर हमारी जीडीपी चली जाएगी उसमें होगा क्या कि जो बाहरी विदेशी कंपनियां हैं वो हमारे देश में लाइन लगाकर खड़ी हो जाएगी। लाइन लगाकर खड़ी क्यों होगी, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और जब बाहरी विदेशी कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेगी तो हमारे देश का विकास होगा कि या नहीं होगा, तो बताइए। होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हमारे देश में कोई टेक्नोलॉजी बाहर की आएगी, यानी कि बाहर की मशीनें आएंगी और बाहर की कंपनी हमारे देश में एक तरीके से उद्योगों का विस्तार करेगी, तो ऐसे में क्या होगा, हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, हमारे देश से जो बेरोजगारी है वो ख़त्म होगी। ये बात सही है कि नहीं, आप लोगों को समझ आया कि नहीं, तो बिल्कुल आ गया। तो देखिए, तो जीडीपी को मापने का तो ये तरीका हो गया। तो देखिए एक सूत्र भी है, तो जो व्यापारिक निवेश होता है और सरकारी निवेश होता है और व्यक्तिगत निवेश होता है, इन तीनों को जोड़ दिया जाए और जमा निर्यात में से आयात को घटा दिया जाए तो हमारी टोटल जीडीपी निकल करके आ जाती है। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि व्यापारिक निवेश, सरकारी निवेश और व्यक्तिगत निवेशों को तीनों को जोड़ दें और निर्यात में से आयात को घटा दें तो टोटल जीडीपी हमारी आ जाएगी। ये इसका सूत्र हो गया। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं वर्तमान समय में जीडीपी की स्थिति को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए वर्तमान समय में 2020 में कोरोना महामारी के चलते जीडीपी की आखिर जो स्थिति है वो क्या रही और क्यों रही। तो आपको ये पता ही होगा कि भैया 1996 के बाद वर्तमान समय में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट को दर्ज किया गया। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-21 तक जो एक तरीके से जो प्रथम क्वार्टर रहा, यानी कि प्रथम क्वार्टर मैंने अभी आपको बताया था कि अप्रैल से लेकर जून तक, तो अप्रैल से लेकर जून तक के बीच को जो गिरावट है वो 23.9% दर्ज की गई। अब भैया आपके मन में कन्फ्यूजन आ रहा होगा, अब ये कन्फ्यूजन क्या आ रहा होगा कि अप्रैल से लेकर जून तक की गई थी, परंतु इसको तो अगस्त के लास्ट में बताया गया। ऐसा क्यों, तो देखिए सीएसओ जो है, यानी कि पूरे जो हमारा देश है इंडिया, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो सीएसओ जब 3 महीने का एक तरीके से रिकॉर्ड तय करता है तो उसके लिए 2 महीने का समय लेता है। यानी कि जब आप मान लीजिए आपने 10th के जो है परीक्षा दी होगी, 12th की परीक्षा दी होगी, तो जब आप परीक्षा देकर आते हैं तो उसका रिजल्ट एकदम से घोषित ही नहीं किया जाता, तो उसके लिए भी कुछ महीनों का जो वक्त है वो लगता है। तो ऐसे ही सीएसओ 2 महीने का वक्त लेता है और उसे तय करता है अगस्त के लास्ट ईयर में, यानी कि प्रथम जो क्वार्टर होता है, यानी कि अप्रैल से लेकर जो जून का क्वार्टर है उसके लिए 2 महीने का वक्त लेता है और 31 अगस्त को ये जो है आंकड़े तय करता है और आंकड़े तय करके एक तरीके से रिजल्ट को अनाउंस करता है। बस इसी को कहते हैं सीएसओ का एक तरीके से जो प्रोसेस होता है, बस ये होता है। तो 23.9 की जो गिरावट है वो तय की गई। आखिर क्यों की गई, अब ये भी बात कर लेते हैं। तो सीएसओ जो है वो हर 3 महीने, आपको ये पता ही चल गया कि जीडीपी के आंकड़ों के साथ साथ
जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े भी तय करता है। तो भारत में सीएसओ के द्वारा इस साल की पहली तिमाही से अनुमानित लागत था कि 18% जो है वो जीडीपी गिरेगी, परंतु जीडीपी की गिरावट पहले क्वार्टर में 24% ही दर्ज की गई। ऐसा क्यों रहा, अब इस बात पर भी हम थोड़ा गौर कर लेते हैं। तो देखिए, पहला कारण तो ये रहा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी के पहले से ही इंडिया इकोनॉमी यानी कि इंडियन इकोनॉमी यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसमें पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सुस्ती थी। तो जनवरी से लेकर मार्च की तिमाही में ग्रोथ रेट जो था वो मात्र 3.1% ही था, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से अत्यंत कम था। अब दूसरा कारण क्या रहा, हाल फिलहाल के वर्षों में आपको पता ही होगा कि महंगाई से बचने के लिए बैंकों ने लोन की दरों को महंगा कर दिया, जिससे घरेलू स्तर पर निवेश पर जो है वो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और इससे उत्पादन में कमी आई और इसका प्रभाव जो है वो लोगों के रोजगारों पर पड़ा। और जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो आपको पता ही होगा कि मांग जो है वो एक तरीके से घट जाएगी, तो मांग घट जाएगी। अब तीसरा कारण क्या रहा कि 25 मार्च से भारत में कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो भारत सरकार के द्वारा लगा दिया गया था। तो ऐसे में क्या रहा कि भारत में वैश्विक स्तर पर इतनी गिरावटें तय की गई। तो देखिए, तो जो एक तरीके से सीएसओ है वो किन आंकड़ों के द्वारा किन चीज़ों को लेकर के वो जीडीपी के आंकड़े तय करता है, ये भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, तो कृषि, खनन उत्खनन, मैन्युफैक्चरिंग, फॉरेस्टिंग, फिशिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस आपूर्ति, परिवहन, संचार, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और बीमा सेक्टर, बिजनेस, सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवाएं। तो ये 8 सेक्टर मिलकर ही जीडीपी के आंकड़े जो है वो तय करते हैं, जिसमें एक तरीके से 3 विधियों के द्वारा जीडीपी के आंकड़ों को तय किया जा सकता है। तो मैंने आपको विधि जो है वो बता ही दी है। एक तरीके से आप 3 विधि को याद न रख करके ये 2 ही विधि याद रखिए। एक तरीके से कांस्टेंट प्राइस और जो है आपका करंट प्राइस, तो इन 2 चीज़ों को ही याद रखिए। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चीन और अन्य देशों की तरह कोविड-19 का सामना नहीं करना पड़ा। तो आपने ये भी देखा कि पूरे भारत की तो भैया जो जीडीपी है एक तरीके से 23.9 एक तरीके से कमी आ गई। अब चीन की वहीं अगर जीडीपी देखे तो 3% आखिर बढ़ गई। आखिर ऐसा क्यों? तो आपने देखा होगा कि चीन को अन्य देशों की तरह कोविड-19 का सामना नहीं करना पड़ा, जिसमें चीन की संपूर्ण देश में केवल जो है वो बढ़ोतरी रही। आखिर क्यों? तो आपने देखा ही होगा कि भारत में पूरी तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, यानी कि 29 राज्यों पर जो है एक तरीके से पूरा लॉकडाउन रहा। परंतु वहीं चीन में वुहान क्षेत्र में जिससे कोरोना फैला था, केवल उसी को ही लॉकडाउन किया गया था। और ऐसा करने से जो पूरा संपूर्ण चीन था तो उसकी आर्थिक एक तरीके से स्थिति क्यों मजबूत बनी रही? क्योंकि वहाँ पर डिमांड की कोई भी कमी नहीं हुई। और जब डिमांड की कमी नहीं होगी तो हमारी आर्थिक स्थिति कैसी होगी? आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी होगी। तो इसी वजह से उसके प्रोडक्शन में एक तरीके से इंक्रीज हुआ, यानी कि प्रोडक्शन जो था उसका इंक्रीज हुआ और इंक्रीज होने की वजह से जो है उसकी एक तरीके से जीडीपी जो है वो बढ़ी। ऑलराइट, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो देखिए, तो जब आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं, तो जब कभी भी आप ये चीज़ मान लीजिए कि जब जीडीपी एक तरीके से कम होती है तो क्या होता है? जब जीडीपी हमारी कम होती है तो भारत सरकार क्या करती है, कोई ना कोई योजनाएं जो है वो ला देती है और आरबीआई को बोलती है कि आप थोड़ा सा एक तरीके से हमसे जो है वो नर्म व्यवहार कीजिए, एक तरीके से नरमी बरतिए, यानी कि हमें छूट दे दीजिए। तो इसी चीज़ को लेकर के भारत सरकार कई योजनाएं जो है वो जनता के ऊपर थोप देती है या ला देती है, जिससे कि जीडीपी को कंट्रोल किया जा सके। तो आपका ये भी डाउट जो है वो क्लियर हो गया कि जैसे गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो योजनाएं हैं वो कभी ना कभी लेकर आती ही है। तो इन योजनाओं का एक तरीके से काम क्या होता है? तो इन योजनाओं का भारतीय अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का काम होता है। तो ये आपका फैक्ट जो है वो क्लियर हो गया। तो देखिए, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि भारत की जो सरकार है, एक तरीके से कोई भी सरकार योजना तभी लाती है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना हो या एक तरीके से उसे संतुलित करना हो। तो इस वजह से ही जो है योजनाओं को लाया जाता है। अब एक और चीज़ पर हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए यदि 1% हमारी जीडीपी कम हो जाए तो क्या होगा?
अब मान लीजिए 2018 से लेकर 19 में हमारी जो व्यक्ति की एक तरीके से आय थी वो 10,534 रुपये थी, ठीक है। और ऐसे में 5% जो थी वो हमारी जीडीपी बढ़ गई, यानी कि 2020 से लेकर 21 के उसमें। तो 5% जब बढ़ेगी तो क्या होगा, 526 रुपये हमारी एक तरीके से आय में प्लस हो जाएंगे। यानी कि जीडीपी बढ़ने से व्यक्ति की आय पर भी असर पड़ता है। और ऐसे में अगर 1% कम हो गई तो क्या होगा, तो वहीं दूसरी ओर 105 रुपये के करीब जो हमारी आय है वो घट जाएगी। तो देखिए, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। यानी कि अगर हमारी देश की जीडीपी बढ़ेगी तो जीडीपी अगर बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, हमारी जो आय है वो बढ़ जाएगी, और अगर घटेगी तो हमारी आय जो है वो घट जाएगी। पहला तो ये होगा कारण। और दूसरा कारण ये सुन लीजिए, अगर जीडीपी हमारी बढ़ेगी तो फौरन जो निवेश है वो आएंगे, जिससे हमारी जीडीपी जो है वो मजबूत होगी और लोगों को, हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर जीडीपी घटी, जैसे वर्तमान समय में अब जीडीपी घट रही है और वर्तमान समय में भारत जो है वो आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, तो ऐसे में अगर इन्फ्लेशन रहा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ऐसे में क्या होगा, जो हमारे देश में कंपनियां हैं वो हट जाएंगी। उससे क्या होगा, एक तरीके से प्रोडक्ट जो है वो बनना कम हो जाएगा, जिससे सरकारी निवेश में कमी आ जाएगी। सरकारी निवेश में अगर कमी आएगी तो ऐसे में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो देखिए, अब आपका कहीं ना कहीं ये भी डाउट रहा होगा कि आखिर पूरा देश इतना बड़ा है तो सीएसओ पूरे सामानों की जो है वो सूची किस तरीके से तैयार करता है। तो सूची तैयार करता है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, कुछ इंडेक्स होते हैं जिनके तहत सीएसओ जो है वो पूरे सामानों की सूची तय करता है। तो आपने कई सूचकांकों का नाम सुना होगा, जैसे थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक उत्पादक सूचकांक। तो सीएसओ इन सूचकांकों के आधार पर ही सीएसओ जो है वो ग्रोथ रेट तय करता है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। तो देखिए, तो एक चीज़ ये भी क्लियर होती है आपकी। तो देखो, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि जो हमारी करंटली सिचुएशन है प्रेजेंट टाइम में, कि भारत जो है वो 23.9 की जो प्रथम क्वार्टर में एक तरीके से फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021 में जो गिरावट तय की गई है, एक तरीके से दर्ज की गई है। तो ऐसे में फर्स्ट क्वार्टर में जो कमी आई है, तो ऐसे में जो भारत की सरकार है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो कोई ना कोई ज़रूर ही योजनाएं लाएंगी। यानी कि इसको, जीडीपी को संतुलित करने के लिए, एक तरीके से बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कदम उठाएगी, वो किसी भी रूप में उठाए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर आगे की राह क्या रहेगी गवर्नमेंट की। तो आप भी अपने विचार जो है वो कमेंट बॉक्स के जरिए हम लोगों को ज़रूर बताइए। तो एक चीज़ मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ कि 5%, 3.1% ये किस तरीके से आंकड़े तय किए जाते हैं। तो आपका एक कन्फ्यूजन रहा होगा। अब देखिए, तो आपने मैथ्स तो देखा ही होगा। तो मैथ्स में आपने देखा ही होगा कि मान लीजिए 2011-12 आधार वर्ष के मुताबिक किसी वस्तु का जो प्राइस है वो 100 रुपये रखा गया। तो क्या रखा गया, 100 रुपये। तो ऐसे में 100 रुपये जब रखा गया और किसी वस्तु की एक तरीके से कीमत जो है वो 105 रुपये हो जाती है, यानी कि डिमांड के चलते। तो डिमांड के चलते अगर 105 रुपये हो जाती है तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में जो भारत की जीडीपी है वो 5% बढ़ गई। अब ऐसे में ही दूसरी ओर अगर 100 रुपये रखी गई आधार वर्ष के मुताबिक और ऐसे में 94 रुपये उसकी कीमत चली गई, तो भारत की जीडीपी कितनी कम हो गई, -6% कम हो गई। तो इसी चीज़ को लेकर जो हमारा एक तरीके से सीएसओ है वो चारों क्वार्टरों को मिलाकर तब उसके आंकड़े तय करता है। या कहें तो जो हमारे पिछले साल के आंकड़े होते हैं, यानी कि जो हमारा पिछला फाइनेंशियल ईयर रहा था 2019 से लेकर 2020, तो उसके मुताबिक ये आंकड़े जो है वो तय किए जाते हैं। तो ये सभी जो तमाम डाउट थे आपके क्लियर हो गए होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके जीडीपी को लेकर कोई भी डाउट है या किसी भी प्रकार का कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या आप कुछ भी चीज़ मतलब इसमें पूछना चाहते हैं, या आपको कोई एक तरीके से इस चीज़ को लेकर डाउट रहा हो या जो इसमें वीडियो में नहीं बताया गया, अगर आप उस चीज़ को पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।